तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम बाद में पढ़ेंगे, और हम जो अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो एंट्रोपी चेंज है वो अगर हम एंट्रोपी चेंज अलग अलग कंडीशंस में कैलकुलेट करें, ठीक है ना, तो वो एंट्रोपी चेंज कितना आएगा। क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ जनरली इंट्रोडक्शन दिया कि एंट्रोपी क्या होती है, एक तो स्पॉन्टेनिटी पढ़ी, और साथ में एक स्पॉन्टेनिटी का जो रीजन था उस रीजन में हमने एंट्रोपी को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था कि एंट्रोपी क्या होती है, और उसको थोड़ा सा हमने वहां पर समझने की कोशिश की। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि एंट्रोपी चेंज अगर हम किसी एक आइडियल गैस में देखना चाहते हैं, जिसमें एक प्रेशर एक फंक्शन हो सकता है, वॉल्यूम एक फंक्शन हो सकता है, या टेम्परेचर जो है वो एक फंक्शन हो सकता है। मींस कि जो हमारे पास में एंट्रोपी चेंज है डेल्टा एस, ये डेल्टा एस जो है इसमें कितना चेंज होगा, किसके साथ, अगर हम यहां पर देखें प्रेशर के साथ में इसका, या वॉल्यूम के साथ में, या टेम्परेचर के साथ में। और क्योंकि हमें पता है कि एंट्रोपी जो है किसी भी सिस्टम की वो एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट के साथ में बदलती है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास में कोई भी एक सिस्टम है और ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है, तो इस समय जो इसका एंट्रोपी होगा, और फाइनली जब हम इस पर कोई ना कोई वर्क कराएंगे या इसको हीट प्रोवाइड करेंगे या इसके प्रेशर में, वॉल्यूम में, किसी भी तरह से अगर कोई चेंज करवाते हैं, तो इसका जो स्टेट चेंज होकर के जो फाइनल स्टेट में पहुंचेगा, उस समय इसकी जो एंट्रोपी होगी, तो टोटल एंट्रोपी में जो चेंज वहां पर हमारे पास में आया है वो इन के साथ में किस तरह से बदलता है, या वो एंट्रोपी चेंज इनके साथ में किस तरह से हम निकाल सकते हैं, इस चीज को हम यहां पर स्टडी करेंगे। और वो भी हम देखेंगे किसके लिए, फॉर आइडियल गैसेस। तो हम एक प्योर गैसियस सिस्टम लेते हैं जो कि 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है एक्चुअली। किस किस पर, या तो वो गैसियस सिस्टम है तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन 3 में से किसी भी 2 चीजों पे वो डिपेंड करेगा। 2 चीजों पर हम उसकी डिपेंडेंसी देख सकते हैं कि अच्छा प्रेशर को वो करें, हम चेंज करें तो वॉल्यूम के साथ में क्या चेंजेस आएंगे, वॉल्यूम को हम चेंज करें तो टेम्परेचर के साथ में क्या चेंजेस आएंगे। लेकिन जब हम किसी भी प्रोसेस को इस तरह से करते हैं, ठीक है ना, इसमें हम जब लेते हैं एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं, तो देखो टेम्परेचर जो है वो एक वेरिएबल यहां पर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम वहां पर किसी ना किसी तरह से अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो एक वेरिएबल तो हमारा ये फिक्स हो जाता है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करती है। Q अपॉन T जो है वो यहां पर एंट्रोपी चेंज हमारे पास में रहता है। तो दैट इज वाई यहां पर एक वेरिएबल आपका फिक्स हो जाता है, इनमें से जो वेरिएबल है हमारे पास में T। अब इस एक वेरिएबल को लेकर के हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम के साथ में और ये जो प्रेशर है इसके साथ में ये वेरिएबल किस तरह से जो है बदलेगा, और एंट्रोपी में चेंज किस तरह से आएगा, है ना। ये चीज हम यहाँ पर एक आइडियल गैस को मानते हुए अपने सिस्टम में, और हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले तो हम वो कहते हैं कि सब जो हमारा फर्स्ट लॉ था, क्योंकि जब भी हम यहाँ पर किसी भी सिस्टम की बात कर लें, हमारा फर्स्ट लॉ तो वहां पर काम आने वाला है ही, क्योंकि जो भी हमने वहां पर एनर्जी देंगे या लेंगे, तो वहां पर वो जो एनर्जी है वो कंजर्व रहने वाली है, ठीक है ना। सो दैट इज वाई हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारे पास में यहाँ पे डेल्टा यू है, ये हमारे पास में डी क्यू है, और जो वर्क हो रहा है ये एक इक्वेशन हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है। और मान लीजिए कि अब हमने यहाँ पर ये गैस एक सिस्टम ले लिया, मैं इसको दोबारा यहाँ पर बना देता हूँ। ये सिस्टम हमने यहाँ पर ले लिया, और ये सिस्टम हमने यहाँ पर एक आइडियल गैस जो है वो इसमें भर दी, ये एक पिस्टन लगा दिया और इसमें हमने ये आइडियल गैस फिल कर दी। और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि इसका एक टी टेम्परेचर है पर्टिकुलर कोई भी एक, और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। फिलहाल प्रेशर को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर अगर वर्क को इन्वॉल्व करें, और ये मान लीजिए कि अगर एक्सपेंशन होता है इस गैस का, ठीक है ना, आप इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां पर गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, और एक्सपेंड हो रही है तो जाहिर सी बात है कि ये पिस्टन यहां से और अब इस नई सिचुएशन में आ जाएगा इस तरह से,
तो यहां पर V1 था और अब इसका वॉल्यूम जो है वो V2 हो जाएगा अगेंस्ट प्रेशर P। ये जो कांस्टेंट प्रेशर P हमने लिया हुआ है वो। तो इसमें जो टोटल वर्क हुआ, पहली बात तो ये है कि जो टोटल वर्क यहां पर हो रहा है वो क्या होगा। देखो अब टोटल वर्क अगर आप निकालते हो तो यहां पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या कि वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है ना। तो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ और सिस्टम जो है काम कर रहा है, मतलब कि सिस्टम के द्वारा काम किया गया, क्यों तभी इस V1 पोजीशन से और ये पिस्टन V2 पोजीशन पर गया है। इसका मतलब जो वर्क होगा वो कैसा होगा, एक्सपेंशन वर्क, जिसको आप माइनस में रिप्रेजेंट करोगे। और प्रेशर को आपने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, सेम प्रेशर पर ले रहे हो। और वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है वो डेल्टा V हुआ है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। अब हमने यहां पर वर्क की बात कर ली। अब जो हमारे पास में जो दूसरा पैरामीटर बचा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन से, वो बचा हमारे पास में ये डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या है, ठीक है ना। तो देखो डेल्टा क्यू को अगर हम देखें तो जो हमारे पास में डेल्टा एस है वो डेल्टा एस किसके बराबर है, वो डेल्टा एस बराबर है कि हमने उसमें कितना हीट चेंज किया और उसका टेम्परेचर इसी के इक्वल होता है। यही हमारे पास में इक्वेशन था एंट्रोपी के लिए। तो इससे अगर हम ये डेल्टा क्यू की वैल्यू देखें, क्योंकि हमारे पास ये एस डेल्टा एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी है, तो ये जो हमारे पास में डी क्यू होगा, डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में क्या, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में टी डेल्टा एस। तो हमारे पास में वर्क और हमारे पास में मतलब वर्क में क्या मतलब वर्क कितना हुआ और साथ में वर्क में क्या चेंज हुआ, है ना, ये ds ले डी डब्ल्यू। और ये जो हमारे पास में डी क्यू है, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इस हमारा जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं। तो ये जो 2 और 3 जो इक्वेशन है, इससे हम वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1। तो अगर हम इसमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाती है, देखो डी यू इक्वल्स टू डी क्यू का वैल्यू क्या है, डी क्यू का वैल्यू हम यहाँ से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा टी डेल्टा एस। फिर उसके बाद में ये हमारे पास में माइनस, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क है डी डब्ल्यू, और ये डी डब्ल्यू क्या है, ये है आपका पी डेल्टा वी। इस इक्वेशन 2 से हमने इसको यहां पर ले लिया। अब इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज ऐसे कर लेते हैं कि ये टी डेल्टा एस इक्वल्स टू ये डी यू, और इसको मैं इस तरफ लेके चला जाता हूं तो ये वैल्यू हो जाती है प्लस में ये पी डेल्टा वी। ठीक है, सो ये इक्वेशन हमारे पास में यहां पर मिल जाती है। और अब एक चीज और आप जानते हो, जब हमने हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, और हीट कैपेसिटी में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि जो सीवी है वो क्या होता था, वो होता था आपका डी यू अपॉन ये डी, यही होता था। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो कि अगर मैं इसकी वैल्यू, ये जो डेल्टा यू है इसकी वैल्यू देखें तो ये सीवी अपॉन डी टी होगी, है ना। तो ये जो डी यू की जो वैल्यू है उसको भी मैं क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या कर सकता हूं, सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। तो ये इक्वेशन मान लीजिए कि मेरा पास इक्वेशन 4 है, ये इक्वेशन मेरा 5 है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 इक्वेशन से जो डेल्टा यू की वैल्यू है वो यहां पुट कर देते हैं। तो वो अगर हम पुट करते हैं तो ये डी डेल्टा एस इक्वल्स टू, ये हमारे पास में डी यू की वैल्यू आ गई, ये होगी आपकी सी वी और डी टी प्लस पी डी वी। ओके, सो ये एक इक्वेशन हमारे पास में आती है। और अब हम क्या करते हैं, अब हम करते ये हैं कि हम यहाँ पर एंट्रोपी चेंज देखने वाले हैं। ये जो एंट्रोपी चेंज है ये देखने वाले हैं। तो ये डेल्टा एस या डी एस इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, इस टी को यहाँ ले आएंगे। तो टी को यहाँ पर लेकर के आएंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों के साथ में आ जाएगा, मतलब सीवी अपॉन डी टी अपॉन टी प्लस पी अपॉन टी डॉट डीवी। ठीक है, सो एक इक्वेशन हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाता है। अब देखो, जब हम फाइनाइट चेंजेस कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में, तो जो एंट्रोपी चेंज आएगी इस ऊपर वाली इक्वेशन से, यहाँ एक
हमने यहाँ पर क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड किया और ये V1 से V2 की तरफ जब ये मूव हो रहा है तो इसकी पहली कंडीशन या पहली स्टेज और दूसरी स्टेज, ठीक है ना, इसमें हम टोटल क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो टोटल हमारे पास में यहाँ जो चेंज है एंट्रोपी में वो आ जाएगा, ठीक है ना। और आइडियल गैस के लिए अगर हम यहाँ पर बाद में लेते हैं इसको। चाय पियोगे तुम लोग? नहीं, अकेले अकेले नहीं पीनी चाहिए। चलो खैर, अब वापस यहीं पर आते हैं। तो अगर हम आइडियल गैस के लिए देखें बेटा, तो आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू होता है हमारे पास में आरटी। और अगर हम यहाँ पर P अपॉन टी ले लें ये, और तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में R अपॉन V। तो ये जो P अपॉन टी है इसकी वैल्यू हम R अपॉन V यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा पुट कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको कर लेंगे। तो ये वैल्यू आपके पास में इक्वेशन आ जाती है, ये हमारे पास में आ जाता है डेल्टा S इक्वल्स टू, ये है आपका CV dt अपॉन टी, और इस P अपॉन टी की जगह हम रख देते हैं R अपॉन V डेल्टा V, ठीक है। ये हमने पुट कर दिया। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि जब मैं इसको यहां पर हीट प्रोवाइड करूंगा तो जाहिर सी बात है इसका जो टेम्परेचर है वो इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में क्या होगा, चेंज, और वॉल्यूम जो है वो भी चेंज। और जब दोनों चीजें यहां पर चेंज होंगी तो मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकता हूं प्रॉपर लिमिट्स लगा करके, ठीक है। सो यहां पर जब मैं, और इसकी जो इनिशियल एंट्रोपी होगी, ये जो ds है इसकी एंट्रोपी शुरू में S1 मान लेते हैं, इसकी एंट्रोपी बाद में S2 मान लेते हैं, और CV का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है, और ये dt अपॉन T इसको हम इनिशियल टेम्परेचर T1 मान लेते हैं और फाइनल टेम्परेचर T2 तक इंटीग्रेट करते हैं। और इसी तरह से हम इस वैल्यू को ले लेते हैं, तो R जो है वो हमारे पास में कांस्टेंट होता है, और ये dV अपॉन जो V है इसको हम V1 से लेकर के V2 तक इंटीग्रेट करते हैं। नाउ अब हमें पता है कि अगर हम इसको यहां पर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये डेल्टा S आ जाएगी, मतलब S2 माइनस S1 आ जाएगा ना। तो ये इस वैल्यू को हम डायरेक्टली यहां पर लिख देते हैं डेल्टा S। और फिर हम यहाँ पर आते हैं और ये वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास में, ये तो एज इट इज रहेगा CV, और ये हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी ln T2 अपॉन T1। इसी तरह से प्लस, फिर ये R हमारे पास में कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में ln V2 अपॉन V1। एक इक्वेशन हमारे पास में ये है, ठीक। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा 1 मोल के लिए हो गया, है ना। 1 मोल अगर हमारे पास में गैस यहाँ पर ये जो हमने सिस्टम लिया था, यहाँ जो गैस हमने फिल किया हुआ था वो कितना था, 1 मोल। बट अगर n नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास में उस गैस के वहां प्रेजेंट हो तो हम क्या कर देंगे, इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगा n, इसको भी हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर इसको भी हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर n मोल्स। ये n मोल्स ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए तो खैर हम निकाल ही रहे हैं आइडियल गैस। अगर आप इसके इस नेचुरल लॉगरिथम को हटाते हो तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास में
डेल्टा एस इक्वल्स टू इस जब इसको हटाएंगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.303 से, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में NCV और log बेस 10 T2 अपॉन T1। इसी तरह से यहां पर भी जब हम इस नेचुरल लॉग को हटाएंगे तो ये 2.303 N R log बेस 10 V2 अपॉन V। अब यहां पर एक चीज आप देखो कि ये जो 2.303 दोनों में कॉमन है, इधर भी और इधर भी। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर सकते हो कि ये 2.303 और फिर आप ब्रैकेट ले सकते हो, और उस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो NCV log T2 अपॉन T1 प्लस NR log V2 अपॉन V। एक इक्वेशन हमारे पास में ये आ जाए। अब देखो ओके, तो ये हमारे पास में बेटा इक्वेशन आ जाता है इक्वेशन 9। अगर हम वो ये जो हमारे पास में सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, अगर हम इसको आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपेंशन कराएं या इसका कंप्रेशन कराएं, इस आइडियल गैस का हम इस टेम्परेचर को क्या रखें, कांस्टेंट रखें, और रिवर्सिबली एक्सपेंशन और इसका कंप्रेशन हम करवाएं। रिवर्सिबली आप समझते ही हो, बहुत थोड़ा सा इसको हमने क्या करना है, अंतर करना है, जिससे हमारा जो वर्क है वो हमें मैक्सिमम वर्क यहां पर मिल सके इस सिस्टम के द्वारा। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो इक्वेशन 9 हमारे पास में आया, अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो टर्म है हमारा, ये वाला टर्म हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो हमारा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर हमारे पास में आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वहां पर जो हमारे पास में एंट्रोपी चेंज होगा वो क्या होगा, इक्वल्स टू 2.303, और ये हमारे पास में टर्म आएगा नहीं, तो हमारे पास जो टर्म बचेगा वो बचेगा NR log V2 अपॉन V1। अब हमें पता है कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है ना। तो अगर हम यहाँ पर ये देखें V2 V1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 V1। इसको हम यहाँ पर नीचे ले लेते हैं और इस V2 को यहाँ ले लेते हैं। तो V2 अपॉन V1 जो है वो P1 अपॉन P2 के बराबर। तो ये इक्वेशन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डेल एस इक्वल्स टू 2.303 NR log P1 अपॉन P2, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास में, इक्वेशन 10 और ये इक्वेशन 11। तो डिपेंड करता है कि आप वॉल्यूम का अगर चेंज देख रहे हो आइसोथर्मली प्रोसेस में, या आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर में जो चेंज है आइसोथर्मल प्रोसेस रख करके तो देख रहे हो, तो एंट्रोपी में जो भी चेंज आएगा वो आप इन इक्वेशंस से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन 9 को हम एक दूसरी तरीके से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो हमारे पास में इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू RT, और ये जो V है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RT अपॉन P हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर लें कि साहब ये V1 के लिए है, तो V1 इक्वल्स टू ये क्योंकि R हमारा कांस्टेंट है, और अगर हम V2 पर देखें तो जो वैल्यू होगी वो R2
अपॉन V2 होगी। तो ये जो V1 और V2 का जो वैल्यू है, ये अगर हम इस इक्वेशन 9 में पुट कर दें, ये जो हमारे पास में V1 अपॉन V2 है, यहां पर हम अगर फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास में जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है, तो हम यहां पर इक्वेशन लिख सकते हैं यहां से डेल्टा S इक्वल्स टू 2.303 ब्रैकेट और NCV log T2 अपॉन T1 प्लस NR log, अब V2 का वैल्यू क्या है, V2 का वैल्यू है R2 अपॉन R T2 अपॉन T2 मल्टीप्लाई, ये डिवाइडेड में है, हम इसको मल्टीप्लाई में लेंगे तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा V1 का वैल्यू, तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू हो जाएगा P1 अपॉन R T1। ठीक है, सो यहां पर ये जो R है ये आपका कट जाएगा, तो जो इक्वेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वो इक्वेशन रहेगा आपका डेल S इक्वल्स टू 2.303 NCV log T2 upon T1 plus NR log T2 upon T1, ये इसको टेम्परेचर और इसको हम अलग अलग एक साथ ले लेते हैं, सो P1 और ये P2। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन 9 हमारे पास में था और ये जो हमारे पास में इक्वेशन 12 है, तो हमने इस इक्वेशन को इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, सो ये हमने यहां पर इस इक्वेशन को ले लिया। अब इस इक्वेशन को हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं, या कैसे, क्योंकि हमें पता है कि जो CV है, अगर हम प्रेशर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए लें तो हम CV की वैल्यू, और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए लें तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, CP की वैल्यू रख सकते हैं। और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है, हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, क्या एक्सप्रेशन था, वो एक्सप्रेशन था CP माइनस CV इक्वल्स टू R। ये एक्सप्रेशन हम पहले निकाल चुके, और अगर ये एक्सप्रेशन हमें मालूम है तो इट मींस CV का वैल्यू क्या होगा, CP का वैल्यू क्या होगा, तो CP का वैल्यू हो जाएगा CP इक्वल्स टू CV प्लस R। हो सकता है इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, ये जहां पर भी हमारे पास में ये जो इक्वेशन है CV का, तो अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को हम CP से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास में जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, CV प्लस R एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये हम एट कांस्टेंट प्रेशर हम रख सकते हैं। तो अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर रखते हैं तो यही इक्वेशन डेल्टा S इक्वल्स टू 2.303 ये ब्रैकेट और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, उसके लिए मोल्स के लिए हम ले रहे हैं ये, और ये जो वैल्यू है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी CV प्लस R। तो इस वैल्यू को आप कर सकते हो CV प्लस R, CV प्लस R, इस तरह से, और log T2 अपॉन T1 और माइनस NR log, सेम वही, या तो हम यहां पर कोई क्या ले सकते हैं, हमारा V2 अपॉन V। ठीक है ना, हम प्रेशर के साथ में लेना चाहें या टेम्परेचर के साथ में लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और एक चीज और कर सकते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे आप देखोगे कि
T1 अपॉन T2 जो है वो कॉमन भी आप लेकर के कर सकते हो। तो इस इक्वेशन को डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो और या इसकी जगह हम इस तरह से रख सकते हैं कि ये डेल एस इक्वल्स टू 2.303 और ये हो जाएगा आपका n, और इस CV अपॉन R की जगह आप क्या लिख सकते हो, CP log T2 अपॉन T1 माइनस NR log ये V2 अपॉन V1। और V2 अपॉन V1 की जगह अगर प्रेशर में, क्योंकि अब ये प्रेशर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये प्रेशर के लिए ले लो, तो ये हो जाएगा आपका P2 अपॉन V1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास में इक्वेशन 13, ये इक्वेशन 14। तो ये आप देख सकते हो कि एंट्रोपी चेंज अलग अलग कंडीशन में आइडियल गैस के साथ में हम इन इक्वेशंस के साथ में निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में अलग अलग तरह के प्रोसेसेस हैं, तो हम अलग अलग तरह के प्रोसेसेस को, जैसे मान लीजिए कि आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है कि T1 और T2 दोनों इक्वल रहेंगे, मतलब वहां पर कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं होगा। तो एंट्रोपी जो होगी वो क्या होगी, एंट्रोपी चेंज, अभी हमने जो इक्वेशन लिखा उसको हम यहाँ पर एक बार दोबारा लिखें कि डेल्टा S जो है वो इक्वल है किसके, हमारे पास में ये जो इक्वेशन आया ना, ये वाला जो इक्वेशन आया, ये वाला, ये दो इक्वेशन प्रेशर के साथ में और इसके साथ में, ओके। तो अब मैं यहां पर जैसे अगर हम बात करें फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है कि जो टेम्परेचर है वो तो हमने जीरो रखा ही है, मतलब कोई चेंज उसमें हो नहीं रहा। सो दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू, मींस कि V2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, ज्यादा रहती है। अगर यहां पर अगर आप देखो कि जो V2 है वो अगर V1 से ज्यादा रहता है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, है ना। जाहिर सी बात है कि अगर V2 के वैल्यू ज्यादा रहेगा तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव में। और पॉजिटिव में अगर ये वैल्यू आती है तो एंट्रोपी की वैल्यू किस में आती है, पॉजिटिव में। और एंट्रोपी की पॉजिटिव में वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या है कि वो जो सिस्टम, वो जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन सा, क्योंकि हमने यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज देखा है, और वॉल्यूम में चेंज का मतलब क्या हुआ कि वो एक्सपेंशन हो रहा है, कि एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो आइसोथर्मली अगर हम गैस को एक्सपेंड कराते हैं या उसको एक्सपेंशन उसका अगर हम कराते हैं तो उसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो आप वो कह सकते हैं कि वो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि एंट्रोपी हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम कंप्रेशन करा दें, कंप्रेशन अगर हम कराते हैं तो हमें पता है कि V1 की V2 की जो वैल्यू है वो V1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर V2 की वैल्यू कम है और V1 की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर आप उस सिस्टम को देखो जिस सिस्टम में हमने यहाँ पर ये पिस्टन लिया था और हम कह रहे हैं कि साहब V1 ज्यादा है, तो ये हमारे पास में V1 था और यहाँ पर हमारे पास में ये V2 था, तो अगर ये वॉल्यूम ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि हमने इसको कंप्रेस किया है, तो ये V2 यहाँ पर आएगा, ना कि यहाँ ऊपर। तो कंप्रेशन के दौरान V2 ज्यादा होगा तो हम इसको कंप्रेस करके लेकर के आ रहे हैं, तो इस समय ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, नेगेटिव में। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो ये जो आपका सॉरी इधर ये जो आपका एंट्रोपी चेंज है वो भी किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में। इसका मतलब कि एंट्रोपी आपकी घट रही है, और एंट्रोपी अगर आपकी घट रही है तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और यहां जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। तो आइसोथर्मली अगर आप किसी भी
सिस्टम को एक्सपेंड कराते हैं तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो हो जाएगा वो एक्सपेंशन। लेकिन अगर आप उसको कंप्रेशन कराते हैं आइसोथर्मली तो वो जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से काम करना पड़ेगा। मतलब कि यहां ऊपर इस पिस्टन पर आपको प्रेशर खुद लगाना पड़ेगा और ताकि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाए, V1 से V2 आ जाए, मतलब कि नीचे की तरफ ये मूव कर जाए। तो इसमें आपको खुद कराना पड़ेगा, इसलिए वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो एक प्रोसेस अगर आप यहां पर लें आइसोबैरिक, फॉर आइसोबैरिक। अब देखो आइसोबैरिक में क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस होंगे वो जहां पर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब कि P1 और P2 जो है वो इक्वल रहे, कोई चेंज इसमें नहीं हो। दोनों पहले का प्रेशर और बाद का प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर पहले का प्रेशर और बाद का प्रेशर अगर इक्वल हो जाता है तो जो एंट्रोपी चेंज आएगा वो एंट्रोपी चेंज को आप कैसे लोगे, उस एंट्रोपी चेंज को आप लिखोगे कि डेल्टा एस इक्वल्स टू एन। इससे भी आप ले सकते हो, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है, ये वाला जो हमारे पास में इक्वेशन आया, इस इक्वेशन से भी ले सकते हो कि हमने यहाँ पर प्रेशर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। और प्रेशर अगर हमने यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया तो जो टोटल जो हमारे पास में इक्वेशन आया वो क्या आया, ये डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 एनसीपी लॉग T2 अपॉन T1। ठीक है ना, सो ये इक्वेशन हमारे पास में आया। और इसमें क्या हो रहा है कि जो टेम्परेचर जो है आइडियल गैस का कांस्टेंट प्रेशर पर इंक्रीज हो रहा है। तो इससे अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो आप यहां देखोगे कि एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, तो टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव में हो जाएगी तो आप कह सकते हो कि वो जो सिस्टम है वो कैसा है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, क्योंकि वहां पर एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसी तरह से एक और सिस्टम आप ले सकते हो जैसे कि आइसोकोरिक, वॉल्यूम को आप क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। तो वॉल्यूम को अगर आप कांस्टेंट करते हो तो आपने यहां पर इस वॉल्यूम को इस 13th इक्वेशन में देखो, यहां पर आप देखोगे कि ये V2 अपॉन V1, मतलब कि V2 और V1 जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इस टर्म को हम यहां पर नहीं लेंगे, हमारा इक्वेशन सिर्फ इतना रहेगा। और यहां पर जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या कर रहा है, वो भी एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर भी, चाहे वो आइसोबैरिक प्रोसेस हो चाहे हमारा वो आइसोकोरिक प्रोसेस हो, इन प्रोसेसेस पे, या हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस हो, एक्सपेंशन हो रहा हो, ये सारे के सारे प्रोसेसेस क्या हैं, ये वो प्रोसेसेस है जबकि एंट्रोपी में चेंज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो वहां पर आप कह सकते हो कि वो प्रोसेसेस आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होते हैं। ठीक बात है। सो ये अलग अलग तरीके से आप एंट्रोपी में चेंज अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस में देख सकते हो। एक और प्रोसेस आप देखते हो कि सब रिवर्सिबल सिस्टम अगर हमारे पास में है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, रिवर्सिबल सिस्टम, फॉर रिवर्सिबल सिस्टम, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एक प्रोसेस हो रहा है जो रिवर्सिबल है। अब हमने कंडीशन वो वाली नहीं लगाई कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें या प्रेशर को कांस्टेंट रखें। हम ये देख रहे हैं कि प्रोसेस हमारा कैसा हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। और रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि उसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है वो बहुत धीमे धीमे हो रही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वहां पर होगी, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेसेस वो भी वही होते हैं जिसमें जो चेंज आए वो कैसा आए, स्मॉल चेंज आए। तो जो टोटल चेंज आएगा एंट्रोपी का, उसका इक्वेशन क्या है हमारा, उसका इक्वेशन हमारे पास में है कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है, ये जो टोटल एंट्रोपी चेंज है जिसको आप एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी कह सकते हो, इसको हम यूनिवर्स भी कह सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इक्वल्स टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। इससे हम इस को देते हैं। और अगर हम आइडियल गैस को अगर हम माने वो एक्सपेंड कर रही है अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर और रिवर्सिबल कंडीशंस के अंदर एक्सपेंड कर रही है, तो जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो हम किससे देते हैं, हम देते हैं Q अपॉन T से। और क्योंकि ये रिवर्सिबली हो रहा है तो ये जो हीट है इसको हम लिखते हैं कि ये रिवर्सिबली, मतलब बहुत स्मॉल चेंज इसमें आ रहा है ना, बहुत छोटा सा चेंज इसमें आ रहा है। और थोड़ा चेंज आता है तो आपको पता है ये सिस्टम कैसा है, रिवर्सिबल। मतलब कि अगर
सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जा रही है तो हमारा एंट्रोपी ये होगा, लेकिन सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगी तो उस समय जो ये वाली जो हीट हुई वो तो किसके लिए हुई? सिस्टम के लिए। और ये अगर आप सराउंडिंग के लिए निकालें कि सराउंडिंग से जो है वो सिस्टम में जा रही है तो वो जो हीट होगी वो क्या होगी? वो माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर होगी। और ये जो इक्वेशन हमारे पास में ये दोनों इक्वेशन आई है कि सिस्टम की एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल सिस्टम और टोटल एंट्रोपी चेंज ये होता है। तो इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो इन दोनों की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है? वो आता है डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू ये क्यू रिवर्सिबल अपॉन टाइम सॉरी टेम्परेचर और माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई आपकी डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस का वैल्यू है, तो ये कट जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो रिवर्सिबल सिस्टम अगर आप यहां पर लेते हो तो इस रिवर्सिबल सिस्टम में जो एंट्रोपी है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल सिस्टम, इसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है? टोटल एंट्रोपी 0 हो जाती है। मतलब कि जितना हीट जा रहा है बाहर उतना ही हीट आ रहा है, तो एंट्रोपी में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमने यहाँ पर इस तरह से देखा, क्योंकि रिवर्सिबल सिस्टम है, दोनों तक मूव कर सकता है रिवर्सिबल सिस्टम। लेकिन अगर इसी सिस्टम को हम इररिवर्सिबली देखें, अगर हमारा सिस्टम कैसा हो? इररिवर्सिबल हो, ठीक है ना? तो और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने उस सिस्टम को इररिवर्सिबली देखा है, तो जो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उसको हम डिनोट करेंगे किससे? उसको हम डिनोट कर देंगे क्यू इररिवर्सिबल से, क्यू इररिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर, ठीक है ना? कि वो जो हीट है वो सराउंडिंग से कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो सिस्टम। तो वो हमेशा ये जो डेल्टा एस सिस्टम के लिए जो होगा, सिस्टम के लिए वो हमेशा क्या होगा? वो इससे ज्यादा होगा, ठीक है ना? और इस चीज को हम प्रूव करेंगे। कि इरिवर्सिबल सिस्टम प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर टी पर क्या होगा, वो ये आता है कि सिस्टम का एंट्रोपी सराउंडिंग के एंट्रोपी से ज्यादा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है? सो इसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो हम ऐसा मानते हैं कि एक स्टेट चेंज होता है, एक सिस्टम आपने यहां पर ले लिया, ये आपने एक सिस्टम ले लिया और ये एक पर्टिकुलर कोई एक इनिशियल स्टेट में है, और इसको हम क्या करते हैं? एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू करते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट टाइम इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू हम इस पर जो है काम करेंगे। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। तो हमारे को पता है कि वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? वो है आपका Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, ठीक है ना? और ये कैसे? रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल, ये क्या है? रिवर्सिबल। और अगर हम इरिवर्सिबल के लिए देखें तो इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास में ये इरिवर्सिबल के लिए, ये डेल्टा U प्लस W इरिवर्सिबल। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास में है, रिवर्सिबल और फर्स्ट लॉ से। और अगर हम इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 से अगर घटा दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो क्या आता है? Q रिवर्सिबल माइनस Q इरिवर्सिबल, और ये दोनों तो माइनस माइनस और एक का प्लस का होगा तो ये कट जाएंगे। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि जो W रिवर्सिबल है माइनस W इरिवर्सिबल। और हमें मालूम है कि जो वर्क होता है वो रिवर्सिबल में ज्यादा होता है और इरिवर्सिबल में कम होता है। ये हमें मालूम है कि रिवर्सिबल सिस्टम मैक्सिमम वर्क करता है, ठीक है ना? सो मैक्सिमम वर्क करेगा, और मैक्सिमम वर्क करेगा तो ये जो W रिवर्सिबल माइनस W इरिवर्सिबल जो है वो हमेशा क्या होगा?
जीरो से ज्यादा होगा, ये वैल्यू माइनस में जाएगी नहीं प्लस में जाएगी, क्योंकि दिस रिवर्सिबल इज मोर देन इरिवर्सिबल वर्क, तो ये वैल्यू हमेशा जीरो से ज्यादा आएगी। ठीक है ना। सो जो हमारे पास में इक्वेशन है ये वाला, इस इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि Q रिवर्सिबल जो है और Q इरिवर्सिबल जो है वो भी क्या हो जाएगा, वो जीरो से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर ये जीरो से ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या होगी, ये भी जीरो से ज्यादा होगी। इट मींस जो Q रिवर्सिबल है वो Q इरिवर्सिबल से ज्यादा है। ठीक है, और अगर हम इसको T से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा T से डिवाइड, दोनों तरफ अगर हम इसको T से डिवाइड कर दें टेम्परेचर के साथ में अगर हम देख लें तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी डेल्टा एस, किसका, सिस्टम का। ठीक है, सो वो हमने यहां पर पुट किया, और ये वैल्यू अगर यहां पर ये पुट कर दें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है Q इरिवर्सिबल अपॉन टाइम। दिस वन, हमने क्या बोला था, दिस वन। तो ये हमारा इक्वेशन यहां पर क्या होता है, प्रूव होता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी जो है यूनिवर्स की इरिवर्सिबल होती है या इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना। तो